नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के गहराई में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। ये कहानी है इंसानियत की शुरुआत की और अदन की वाटिका की। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो आज से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी धरती जहां बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी और जमीन की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। बस जमीन से एक धुंध सी उठती थी जो मिट्टी को गीला रखती थी। यही वो खाली कैनवस था जिस पर इंसानियत की पहली तस्वीर बननी थी। तो सवाल ये है कि इस शांत और सूनी दुनिया में पहले इंसान ने कदम कैसे रखा। आइए कहानी के इस पहले हिस्से में इसका जवाब जानते हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। देखिए, सबसे पहले जमीन की मिट्टी से एक इंसान का रूप तैयार किया गया, फिर उसमें जीवन की सांस फूंकी गई और बस उसी पल वो मिट्टी का पुतला एक जीता जागता इंसान बन गया। इस तरह पहले इंसान आदम का जन्म हुआ। आदम को सिर्फ जिंदगी ही नहीं मिली, उसे एक बहुत बड़ा मकसद भी मिला। उसे इस खूबसूरत नई दुनिया की और इसमें रहने वाले हर जीव की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो इस सृष्टि का पहला रखवाला था। अब जब पहला इंसान आ गया तो उसके लिए घर भी तो चाहिए था, और ये कोई आम घर नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जो हर तरह से परफेक्ट थी। उस जगह का नाम था अदन की वाटिका। ये पूरब में बसी एक जन्नत जैसी जगह थी। यहाँ देखने में सुंदर पेड़ थे, खाने के लिए स्वादिष्ट फलों से लदे हुए पेड़ थे। मतलब हर तरफ बस खूबसूरती और जिंदगी थी। अच्छा, इस वाटिका के ठीक बीचों बीच दो बड़े ही रहस्यमय पेड़ थे। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। दोनों ही बिल्कुल सेंटर में थे, पर इस दूसरे पेड़ के साथ एक खास नियम जुड़ा था। एक ऐसा नियम जो आगे चल के सब कुछ बदलने वाला था। अदन की वाटिका सिर्फ अपने अंदर ही जिंदगी नहीं समेटे हुए थी। यहाँ से एक नदी निकलती थी जो आगे जाकर दुनिया की 4 बड़ी नदियों में बट जाती थी: पिशोन, गीहोन, हिद्देकेल और फरात। ये दिखाता है कि ये जगह पूरी दुनिया के लिए जीवन का एक स्रोत थी। आदम को इस वाटिका में एक बहुत ही सीधा सा काम और बस सिर्फ एक साफ नियम दिया गया था। नियम बिल्कुल साफ था। वाटिका के किसी भी पेड़ का फल खा सकते थे, पूरी आजादी थी, सिवाय उस एक पेड़ के। और उस नियम को तोड़ने का अंजाम भी उतना ही साफ था: मौत। ये आजादी और जिम्मेदारी के बीच का एक सीधा सा मामला था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ एकदम सही होने के बावजूद एक कमी महसूस होती है। एक अधूरापन था आदम की जिंदगी में, और इसी एहसास के साथ एक साथी बनाने का फैसला हुआ। ये समझना कि इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये हमें रिश्तों की अहमियत के बारे में बताता है। फिर जमीन के सारे जानवर और आसमान के सारे पक्षी बनाए गए और उन्हें आदम के पास लाया गया। आदम को उन सबके नाम रखने का काम दिया गया जो असल में उन पर उसके अधिकार को दिखाता था। उसने ताकतवर शेर से लेकर चहचहाती चिड़िया तक हर एक जीव को नाम दिया। लेकिन इतने सारे जानवरों के नाम रखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई: उनमें से कोई भी आदम के लिए एक सही साथी नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके जैसा हो। उसका अकेलापन अब भी दूर नहीं हुआ था। और यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है: स्त्री की रचना। तब एक अद्भुत काम हुआ। आदम को गहरी नींद में सुला दिया गया। फिर उसकी एक पसली निकाली गई और उसी पसली से एक स्त्री की रचना हुई। ये इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही स्रोत से बने हैं और उनके बीच एक बहुत ही गहरा और अटूट रिश्ता है। जब आदम जागा और उसने पहली बार स्त्री को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन उसे अपने ही एक हिस्से के रूप में पहचान लिया। उसके ये शब्द उनके अटूट बंधन की पहली घोषणा थे। और बस इसी के साथ पहले मानवीय रिश्ते की नींव रखी गई। सृष्टि का ये सबसे जरूरी हिस्सा अब पूरा हो चुका था। कहानी के इस पड़ाव पर आदम और हव्वा पूरी तरह से मासूम थे। उनका नग्न होना उनकी पवित्रता का प्रतीक था। उनके बीच या उनके बनाने वाले के बीच कुछ भी छिपाने के लिए नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सही और तालमेल में था। सब कुछ उत्तम था, एक सपनों जैसी शुरुआत। वे पवित्रता और मासूमियत में जी रहे थे। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जन्नत हमेशा ऐसी ही रह सकती थी,
ये सवाल हमें कहानी के उस अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा।